आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। जज्बात के रंग, भरोसा के संग। खुशहाल किसान, मुगेली के पहचान। खुड़िया के पानी, छत्तीसगढ़ी है बानी। एक बोलिया आदमी, एक ही जुबानी। आगर नदी के गोद में बसे हमर मुगेली। मनकू द्वीप, सेत गंगा, अमर टापू जैसे प्राचीन संस्कृति की अमर झांकी न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि भारत में प्रसिद्ध है। मुगेली की दास्तां को बयां करता आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। जज्बात के रंग, भरोसा के संग। जज्बात के रंग, भरोसा के संग। खबरें ऐसी जो आपको जोड़े राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से, ज्ञान विज्ञान और संविधान से। जज्बात खबरें ऐसी जो आपको सावधान करे, जो आपको घटनाओं से, राजनीति से, खेल कूद से, व्यापार से। खबरें ऐसी जो सिखाए योग, ध्यान और प्राणायाम। खबरें ऐसी जो आपको दे जाए हरियाली, खुशहाली ऐसी जो सिखाए योग, ध्यान और प्राणायाम। सबसे ज्यादा ऐसी खबर का जो आपको हमारी पहचान, हरियाली, खुशहाली बड़ी खबर जो सिखाए हमारी पहचान और हम है आरजे रमझाझर। सबसे ज्यादा हमारी पहचान, हरियाली, खुशहाली बड़ी खबर जो सिखाए हमारी पहचान और हम है। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हां, कुछ ऐसे ही अल्फाजों के साथ विश्वव्यापी महामारी कोरोना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर तैनात सुरक्षा बलों द्वारा किस प्रकार मुस्तैदी से ड्यूटी निभाई जा रही है और क्या है मुगेली का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और इस वक्त हम खड़े हैं मुगेली जिला के दाऊपारा चौक में। आप देख सकते हैं जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 की अगर बात करें तो उसको लेकर जो बातें आ रही हैं कि भाई 22 मार्च को सवेरे 7 से लेकर 9 बजे तक जो बंद रखा गया था, उसके बाद शाम को 5 बजे की अगर बात करें तो सभी अपने घर के मुंडेर पर आके कोई थाली बजा रहा था, कोई थाली बजा रहा था, शंखनाद कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगर आज की बात करें, आज है 23 मार्च की अगर बात करें तो आज 2 चीज़ों के लिए विशेष है, क्योंकि सुकमा में अगर हम बात करें जो हमारे 17 जवान थे उनको शहीद कर दिया है। 5 नक्सलियाँ उस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं, तो उनकी याद में भी आज अगर मुगेली जिला की बात करें तो सभी शांत हैं। लोगों के दिल में तो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, लेकिन चूंकि 144 धारा लगा हुआ है इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर और दूसरी चीज़ की अगर बात करें तो आज है शहीद दिवस। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये मौका इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि वो जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, उनको शहीद किया गया था, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। और आज जब हम सुकमा शहीदों की बात करते हैं तो इस वजह से ये 2 प्रकार से आज का दिन विशेष हो जाता है।
मैं आज दिखाता हूँ आपको स्थिति। दाऊपरा में अगर आप देख सकते हैं कुछ जो संस्थाएं हैं जैसे मोबाइल दुकान है, डेयरी फार्म है, मेडिकल स्टोर्स हैं, इनको खोलने का परमिशन दिया गया है, लेकिन चूंकि धारा 144 लगा हुआ है और कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक है, तो इस वजह से भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, ये सख्त हिदायत दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि कुछ ही मेडिकल खुले हुए हैं, वैसे भी मुंगेली जिला में मेडिकल की बहुत कमी है, तो जो खुले हुए हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ लगा हुआ है। बाकी अगर चौक की बात करें तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, चारों तरफ लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इधर मोबाइल दुकान मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं उपस्थित हैं और ये भी डर के साए में जी रहे हैं किस प्रकार से उस वायरस के संक्रमण को बचाया जा सके। ये सभी डिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कोई टिका हुआ नहीं है। लोग मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये वायरस हवा से नहीं फैलता है, ये टच होने से फैलता है। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं, दूरी बनाए हुए हैं हम। आइए भैया आइए जी, ये बताएं धारा 144 लगा हुआ है, मुंगेली की स्थिति कैसी है और आज है शहीद दिवस, दो चीज़ों के लिए आज का दिन खास है, क्या कहेंगे इस बारे में? अब 144 के नाम से लोगन बाहर कम निकल रहे हैं और दुकान जैसे मेडिकल खुला है, डेयरी किराना खुला है, वहाँ नियम का पालन नहीं कर रहे, एक साथ सब घुस रहे हैं और सबको सामान दे रहे हैं। दुकान वाले के चीज़ को नियम को पालन करना चाहिए, शासन का जो नियम है उनके मुताबिक इन लोग को सामान देना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, जैसे कल आपका बाइकआउट कर दिया गया था, पूरा भारत देश बंद था, सवेरे 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक, उस समय पे आम जो जनमानस है वो क्या कर रही थी घरों में बैठ के? अब सब घर में बैठे थे, 5 बजे के बाद थाली पीटना बोले थे मोदी जी, है ना। उसके बाद सुकमा को हुआ, वारदात हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, उसको कोई श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे तो कोई चौक में नहीं दिखे हमको। चलिए, कोई श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं दिखे, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमने थाली बजाया, जो पीएम मोदी ने कहा था कि आप थाली बजाओ, ताली बजाओ, शंख बजाओ, जो आपको बजाना है आप बजाओ, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या लगता है आपको? अब उसको एक प्रकार से मोदी अपना कुछ उसमें निकाले होंगे जी। चलिए, एक एंजॉय का पल था वो। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि भाई वो जो गुंजायमान था, वो जो ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न की जा रही थी आम जनमानस के द्वारा, वो उनके लिए थी। जो पुलिस प्रशासन जो आपके सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है, जो आपके डेयरी वाले जैसे मोबाइल शॉप वाले अपने जान को खतरे में डाल के खोले हुए हैं ताकि आपके मोबाइल का जो व्यवस्था है वो चरमराए मत। मेडिकल स्टोर वाले जो मेडिकल खोल के बैठे हैं ताकि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो आपको दवाई कम से कम उपलब्ध हो जाए। तो ये जो तालियां थी वो तालियां इनके लिए था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है भारत में। चलिए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। आइए जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जो ताली बजाया गया उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, 144 धारा जो लागू हुई है ना, 144 धारा का लागू एक जगह 5 व्यक्ति स्थित नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन आप देखेंगे डेयरी में देखेंगे, फल दुकान में देखें, सब्जी दुकान में देखें, ये सब लागू है। तो इसमें पुलिस प्रशासन क्यों नहीं ध्यान नहीं दे रही है ना। बाकी मेरा कुछ नहीं कहना है, बस वही है। चलिए, पुलिस प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है? चलिए इसमें भी बात है। क्या कहेंगे चाचा, क्यों पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है? क्या वो आम नागरिकों को परेशान होने दे, क्योंकि स्थिति और भयावह हो सकती है? नहीं, आप बताइए ना, आपको क्या लगता है? आप अपने दिल की बात बता सकते हैं। मैं इस बारे में नहीं बोलता भाई। चलिए, इस बारे में नहीं बोलना चाह रहे हैं, लोग कतराते हैं बोलने के लिए बेसिकली। चलिए चाचा बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? अच्छा, दूरी बनाए रखें, बस 1 मीटर का फासला एक बनाए रखें। हाँ, सबसे पहले तो आज शहीद दिवस है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो नौजवान हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो शहीद हुए हैं उनको भी मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। और हमारे प्रशासन ने जो कल बंद कराया था पुनः बहुत अच्छा है, क्योंकि अपन इतना बड़ा कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। अच्छा ये बताएं, 1 दिन के बंद कराने से क्या हो जाएगा? खैर, अब उसको बंद तो करके कम से कम देखा जा सकता है कि ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, घट रहा है, इससे उसमें कुछ न कुछ उपाय करेंगे। चलिए ठीक है, ये तो जो होना था वो तो हो रहा है। अभी भी लगातार 9 दिन के लिए अभी बंद कर आह्वान कर दिया गया, 31 मार्च तक अभी सब बंद रहेगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे मेडिकल की बात करें, मोबाइल शॉप की बात करें, डेयरीज़ की बात करें, मंडियों की बात करें, जहाँ पर आपको बेसिक जो चीज़ें मिल सकती हैं वो बंद नहीं है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव 23 मार्च 1931, जानते हैं क्या भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को? क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था और आज उनका शहीद दिवस है। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ
और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चलिए, तो वो जो 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में जो 3 योद्धा थे हमारे, महापुरुष आप कह सकते हैं उनको, लेकिन एक मैच्योर समय में, मतलब एकदम जवानी के कगार पर वो थे और उस समय उन्होंने अपने देशभक्ति के लिए अपनी शहादत दे दी। आज की जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, नाना प्रकार की उनके पास समस्या होती है, जब अगर कुछ करने के लिए बोलो तो हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो उतने कम उम्र में वो उतना कुछ कर गए, क्या कहेंगे आज के जनरेशन के बारे में? करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जनरेशन क्यों इतना सोचती नहीं, अपने देश के लिए अपना फ़र्ज़ क्यों अदा नहीं करती? वो आजकल की जनता क्या है, अपने आप में ये हो गई व्यस्त, जिसको कहा जाए बेरोजगारी, और जो काम नहीं करना चाहते, आजकल फ्री में पैसा चाहिए हर आदमी को। ऐसा लगता है कि सरकार तो इतना कुछ दे रही है, तो ऐसे ही घर में बैठ के खाना चाहते हैं। बिल्कुल, अब वो एक तरह से वो लापरवाह हो गए हैं और अपनी ज़िंदगी को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। चलिए, वो इस प्रकार हो गए हैं कि हर चीज़ फ्री में मिल रहा है, तो अपने को काम की क्या ज़रूरत है। आजकल के डेट में देखो, वर्कर को कोई भी बुलाने जाएगा काम करने के लिए तो ऐसा लगता है जैसे पैर पड़ना पड़ता है उनका, और वर्कर वो नहीं, अदर दुकान वाले हो गए हैं आज के डेट में। नमस्कार, मैं हूं मानस राज दिवाकर और आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। आज हम मुंगेली ज़िला के पड़ाव चौक में उपस्थित हैं, जहां बहुत भीड़ भड़ाके वाला इलाका है, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर लोग अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ भीड़ बहुत कम भीड़ है। और मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से कि ये पूरा पड़ाव चौक का प्रसिद्ध होटल है, जो पूरा आज कोरोना वायरस के चक्कर पूरा बंद हो चुका है। और यहाँ ड्यूटी पे कुछ अधिकारी कर्मचारी लोग तैनात हैं। आइए बात करते हैं जो ड्यूटी में तैनात हैं यहाँ पे, हमारे साथ में जो कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं। जी सर, जो आपके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था बनाया गया है उसके बारे में बताइए। देखिए, कोरोना वायरस किसी खास देश का नहीं है, ये पूरे विश्व का वैश्विक बीमारी है, महामारी है। और इस संबंध में हमको जो जिला प्रशासन द्वारा अपने पुलिस अधिकारियों द्वारा आदेश मिलते हैं, उस हिसाब से हम लोग ड्यूटी करते हैं। और 24 घंटे लगातार ड्यूटी चल रही है, चौक चौराहों में चल रही है, लगातार पेट्रोलिंग चल रही है ना। लोगों को समझाइश देते हैं कि अधिक से अधिक अपने घर में रहें, बाहर न निकलें, और जो निर्देश दिए गए हैं, बार बार हाथ अपने सैनिटाइजर से साफ करें, और मुंह नाक कान बांध, मतलब मास्क लगा के चलें, है ना। और जो बाहर से लोग आते हैं उनकी जानकारी पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दें, जिससे किसी प्रकार का संक्रमण अपने क्षेत्र में न फैल सके। सर, जो आम राहगीरों हैं उनको हाट बाजार बंद होने की वजह से किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? कोई समस्याएं नहीं रहती हैं। 1-2 घंटा का, 4 घंटा का हम लोग समय देते हैं। राशन दुकानें खुली हैं, फल दुकान खुली हैं, दूध डेयरियाँ खुली हुई हैं। यहाँ जिसको जो सामान चाहिए वो सब उपलब्ध हो जाता है। बस ये है कि जहाँ इकट्ठा होकर के भीड़ न लगाए, पब्लिक इकट्ठा ना हो, 2 आदमी 3 आदमी मिल करके अपना अपना सामान खरीदें, अपने अपने घर जाए, और घर में बच्चों के साथ सुरक्षित रहें। ऐसी समझाइश हम लोग देते हैं सब जी। तो पुलिस वालों का कहना है कि 1 घंटे 2 घंटे जो राशन का दुकान है, डेयरी दुकान है, फल दुकान है, उनको खोलने का समय दिया जाता है। वही समय में आके अपना जो आवश्यकता के सामान रहता है उसको ले जाया करते हैं। सभी चौक चौराहों में मेरे ट्रैफिक के स्टाफ लगे हुए हैं, और ना लोगों को समझाइश दिया जा रहा है कि सब अपने अपने घर में रहे, बाहर ना निकले, और यहाँ घर में ही रह के इसके कोरोना ऊपर लड़ा जा सकता है। बस इसी समझा रहे हैं सब जन को कि बाहर ना निकले करके। तो बस सभी आप लोग के भी द्वारा भी कुछ संदेश दिया जाए कि घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके घर के अंदर रहे। कुछ दिन के लिए तो समस्या है, कुछ दिन समस्या है, उनको झेलना पड़ेगा। बाकी साग सब्जी और जो किराना दुकान वगैरह सब तो खुला हुआ है, आम पब्लिक के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं है। चलिए, हमारे साथ एक और चाचा उपलब्ध हैं, हम इनसे बात करते हैं। चाचा, आज है शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, क्या कहेंगे इस विषय में? बताइए ना। वजह से वही, अब क्या है, कोरोना के वायरस चलते ना सब इनको भुला दिए हैं। आज कोरोना वायरस के चलते सब जो अपने सेफ्टी देख रहे हैं,
है ना, इसलिए उसको कोई याद नहीं कर रहे हैं भाई। याद करने का समय इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है, कोरोना ने उनकी शहादत को भुला दिया है। चलिए, अच्छा ये क्या कहेंगे आप कि जो कल पीएम मोदी ने कहा था कि आप घर के मुंडेर से निकलें 5 बजे और ताली बजाएं, शंखनाद करें, घंटी बजाएं, क्या फ़ायदा हुआ इससे? उससे ये फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे कर्मचारी, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो बिजली विभाग के हैं, जो आवश्यक सेवा दे रहे हैं, जो नल जल चला रहे हैं, जो अपनी जान की परवाह करते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए ताली बजाया गया है। चलिए, उनके लिए ताली बजाया गया। चलिए, चाचा को कम से कम इस बात का तो इल्म है कि भाई ताली क्यों बजाया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जो कटाक्ष करते हैं ना, जो सरकार विरोधी हैं, जो मोदी विरोधी हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है कि भाई ताली बजाया गया, क्यों बजाया गया, क्या फ़ायदा हो गया, क्या कोरोना? स्वागत किया गया है, उनको हौसला अफजाई किया गया है। जो हमारे कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, जो अपने जान में परवाह करते हुए जनता का सेवा किए हैं, उनके लिए किया गया है। ये कोई पार्टी विशेष की बात नहीं है, पार्टी विशेष की बात नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने कहा। अच्छा, ये गंदा है, ये पार्टी वाला की सोच गंदा है। ये बताएं चाचा, अभी जो पुलिस वाले हमारे सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करके चल रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के अभी चौक में, चौराहे पे, हाट बाजार में, हर तरफ वो घूम रहे हैं, प्रेस वाले घूम रहे हैं, मोबाइल शॉप वाले भाई मोबाइल, अच्छा हाँ, तो आप नगर पालिका से हैं, तो ये क्या कहेंगे इनके बारे में? ये अपनी जान को जोखिम में डाल के लगातार काम कर रहे हैं, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं, उनको समझाई दे रहे हैं भाई, उनको बता रहे हैं कि वायरस ऐसे फैलता है, दूरी बना कर रखो, आप मास्क पहनो, है ना, और समय सीमा में अपना सामान खरीद के घर जाइए, बिल्कुल अनावश्यक बाहर में न रहें, यही सब की वो है मंशा है भाई। चलिए, मंशा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जब हम लोगों की बात करते हैं, धारा 144 की बात करते हैं, 144 लगा हुआ है, लोग अपने घरों से निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग घूम रहे हैं और उनको चाहे वो किसी भी ज़रूरत के लिए हो, कई फुटेज हमारे पास ऐसे आए कि जो पुलिस वाले हैं, मोटरसाइकिल जो सवार हैं, उनको पीट रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती घर से बाहर घर जाने के लिए उनको बोल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के दृश्यों के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा नहीं कर रहे हैं, समझ गए। कोई आवश्यक सामान के लिए जो जा रहे हैं उसको नहीं भगाया जा रहा है, किसी पुलिस के द्वारा भी नहीं भगाया जा रहा है, समझ गए। अगर कोई इमरजेंसी इलाज के लिए जा रहा है उसको भी नहीं भगाया जा रहा है, ये कहना गलत है। ये लोगों का सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो लोग लगे हुए हैं, ऐसा अनावश्यक किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, ये कहना गलत है लोगों का। चलिए, अनावश्यक परेशान नहीं किया जा रहा है। आप नगर पालिका से, जैसे आपने बताया, नगर पालिका क्या कर रही है इसकी सुरक्षा को लेकर? नगर पालिका पूरा नाली में दवाई है ना, वो फिनाइल पाउडर, साफ सफाई पूरा कर रहे हैं और सुचारू रूप से नल का व्यवस्था, जल की व्यवस्था, टैंकर पानी की व्यवस्था, ये सभी कार्य किया जा रहा है। अच्छा, ये कब कब छिड़काव किया जा रहा है जो केमिकल आप बता? अच्छा, केमिकल कौन सा डाला जा रहा है, नाम बता देंगे, और कब कब? है भाई फिनाइल जो है और एक ब्लीचिंग पाउडर है ना, जिसको जो नगर पालिका में उपलब्ध होता है उसी को डाला जा रहा है भाई। चलिए, तो ये कब तक डाला जाएगा और कितना फायदा हो रहा है इससे? दिन का काम है, आज ही भर का, कोरोना भर का थोड़ी ना, ये तो निरंतर है हमारा। सफाई नाली करना, पानी व्यवस्था करना, बिजली व्यवस्था करना नगर पालिका का निरंतर कार्य है। चलिए, नगर पालिका का निरंतर कार्य है, वो लगातार कर रहे हैं। अच्छा, वो दिख रहा है कि नहीं उसमें? नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आया। चलिए ठीक है, कुछ लोग और हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे जी? क्या कहेंगे शहीद दिवस को लेकर और कोरोना वायरस को लेकर? कोरोना बड़ा है कि शहीदों की शहादत बड़ी है? देखिए, अपनी अपनी जगह दोनों बड़ी है भाई। उस परिस्थिति में शहीद बड़ा था, आज भी बड़ा है और कल भी रहेगा, हम रहें या ना रहें, ठीक है। और आज जो स्थिति देश में पैदा हुआ है, ये हम सबकी जवाबदारी है कि कोरोना से कैसे लड़ना है। दो लाइन शायरी बोल सकता है क्या? कोरोना से कैसे लड़ना है, ये हमारी जवाबदारी है। इसलिए हम यहाँ भी देखो खड़े हैं, बाकायदा डिस्टेंस बनाकर इस समझदारी से खड़े हैं। और मैं कहता हूँ, कहीं किसी को अगर झुंड में भगाया भी गया होगा कोई पुलिस वाला, तो किसी कारणवश मतलब उसको लगा होगा गलत हो रहा है तो भगाया होगा, ऐसे दुर्भावना से नहीं भगाया होगा। दुर्भावना से नहीं भगाया गया होगा, अब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, चाहे कोई भी हो, है ना। और आज पूरा देश इससे मतलब कि डरा हुआ है, और डरा हुआ है इसलिए एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं यहाँ आकर। ऐसे नहीं है कि हम जानबूझ के निकले हुए हैं भाई, दिन भर तो घर में थे, अब दोस्तों से मिले हैं, डिस्टेंस बनाकर खड़े हैं, है ना। हमको एहसास है और हमको अपने परिवार का भी चिंता है, और जो हमसे हमारा जो परिवार जो दूसरे जगह रहते हैं उनका भी चिंता है। और हम लगातार उनसे भी संपर्क कर रहे हैं फ़ोन से कि भाई आप डिस्टेंस बना कर रखो, बार बार हर 1-2 घंटे में हाथ पैर धोते रहो, और कोई बाहर से भी आ रहा है उसको भी हाथ धोने के लिए कहो। ऐसे मतलब कि हम लोग
बिल्कुल परिवार से भी मतलब संपर्क में। सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा, ये मोबाइल दुकान का ऑनर कौन है? आप हैं? अच्छा, ये बताएं व्यापार पे कितना प्रभाव पड़ा है इस कोरोना को लेके, इस 144 को लेके? पूरा फुल पड़ा प्रभाव इसमें। अच्छा, पर डे मतलब इनकम कितने का हो जाता था और अभी कितने रुपए का इनकम हो रहा है? ये तो बंद ही था, कोई इनकम का कोई चांस ही नहीं ना। तो इस बारे में क्या कहना है जो प्रभाव पड़ रहा है आपके रोजगार पे? क्योंकि सिर्फ आपकी बात नहीं है, सभी व्यापारियों की बात है। कोरोना को रोकने के लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, एक मैसेज आया था कि एक 2 व्यापारी हैं, वो लगभग 2 करोड़ का नुकसान करने के बाद खुश हैं, कोरोना को रोकने में कम से कम हम कामयाब हो रहे हैं करके, हम सहयोग कर रहे हैं करके। क्या कहेंगे इस विषय में? ठीक है, उनका जो ये विचार है अच्छी बात है इसके लिए। अच्छा, और बाकी व्यापारियों को आप क्या कहेंगे कि भाई आप अपने दुकान ना खोलें क्योंकि आपके दुकान में भीड़ हो जाता है, भले आप अन्य दिनों में बहुत कमाते होंगे लेकिन अभी थोड़ा सा नुकसान सहना जायज़ है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जायज़ है ये। चलिए ठीक है। अच्छा, कोई अगर 2-4 पंक्तियां अगर बोल सके तो कोई बोल सकते हैं क्या? अरे बहुत बढ़िया जी। क्या कहेंगे? आज शहीद दिवस है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और हमारे 17 जवान सुकमा में शहीद। 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, बातें आ रही हैं, लेकिन क्या कहेंगे इस विषय में? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आज 17 जवानों को श्रद्धांजलि पूरा देश अर्पित तो करना चाह रहा है, लेकिन कोरोना बड़ा हो गया है इनके सामने में, उसके चक्कर में घर से नहीं निकल पा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, ये भावना होनी चाहिए। हमारे जो पूर्व क्रांतिकारी ने जो हमारे देश के आज़ादी के लिए जो सहयोग दिया, उनके शहादत को हम इनकार नहीं कर सकते, छोटा रूप नहीं दे सकते साहब। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। रहा सवाल साहब हमारे यहाँ जो बस्तर में जो आज कल जो हुआ है, अटैक हुआ है, हाँ, वो भी हमारे लिए ही है नहीं, अपनी कुर्बानी दी है सर। कोरोना जो है सर, ये भी है कि आज हम पूरी जनता आज उससे लड़ रहे हैं। हर किसी का, ना तो जात, ना पात, ना धर्म, ना तो राजनीतिक पार्टी, हर कोई मिल के हम लोग सर इस कोरोना से लड़ रहे हैं सर जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, आप कोई पार्टी विशेष से हैं क्या? नहीं सर, मैं एक सिविल ठेकेदार हूँ, गवर्नमेंट ठेकेदार हूँ सर। हाँ, मेरे साथ भी एक आपका अभी पहला क्वेश्चन सुना हूँ, तभी मैं रुका हूँ सर। हाँ, वो मेरे साथ भी हो रहा है सर। मेरे भी लेबर हाँ बहुत परेशान है सर, क्योंकि रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, हाँ नहीं। उनके साथ भी मेरे पर एक नोटिस मिला है कि 31 तारीख तक आपके द्वारा कोई भी काम नहीं करना है जी, है नहीं। तो मैंने उनको सांत्वना दी है, मेरे अधिकारी लोग मेरे को सांत्वना दिए, जान है तो जहान है, हाँ कमा लेंगे खा लेंगे। तो मैंने अपने जितने भी मेरा 54 का स्टाफ है सर, मैं नगर पालिका मुंगेली और 4 डिपार्टमेंट में सरकारी काम करता हूँ सर, ठेकेदार हूँ, है नहीं। तो मैं उनको हाफ पेमेंट दे रहा हूँ सर। अच्छा, पेमेंट कर रहे हैं? हाँ, हाफ पेमेंट दे रहा हूँ सर उनको। अच्छा, तो ये हाफ पेमेंट करके क्या दिल में मलाल है, मेरा नुकसान हो रहा है, या फिर आपके अंदर में खुशी है कि मैं कोरोना से बचाव के लिए कुछ तो कर रहा हूँ? मैं सर अपने कर्मचारियों को संतुष्ट कर रहा हूँ सर कि आप जान है तो जहान है, आप अभी शांत रहिए, आपका जो आवश्यकता की पूर्ति मैं करूंगा जहां तक मेरे से हो सकता है। अगर 31 मार्च तक बोले हैं, अगर 15 अप्रैल तक भी बोलते हैं या 1 मई तक बोलते हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। हाँ, आप लोग उसमें कोई टेंशन मत लो, मैं आपका खर्च पूरा करूंगा, मेरा कोई मलाल नहीं है सर। मैं उन्हीं के पीछे 2 पैसा कमा रहा हूँ, जब वो सुरक्षित रहेंगे तभी मैं सुरक्षित रहूँगा, क्योंकि मैं ठेकेदार हूँ, पहले उनको सुरक्षित मेरे करना है। बिल्कुल। चलिए, एक बहुत बढ़िया सवाल आपने, ये जवाब आपने दिया। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बताएं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी सबके सामने आए, उन्होंने कहा कि आप घर के बाहर में आकर तालियां बजाएं, 5 बजे की बात है, घरों से ना निकलें, 144 लागू कर दिया गया है, सारी बातें सही हैं। सुरक्षा व्यवस्था में जो तैनात हैं लोग, उन सबको श्रद्धांजलि या कहें उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए वो चीज़ उन्होंने कहा। लेकिन क्या इसके अलावा वो ये भी कह सकते थे कि भाई हम जो व्यापारियों का व्यापार मंदा जा रहा है, जो उनको नुकसान हो रहा है, हम उनकी भरपाई करेंगे या किसी प्रकार का कोई सहयोग करेंगे, या हम अस्पतालों में और ज़्यादा ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे, डॉक्टरों को और सुलभ कर देंगे, इस प्रकार की बातें और कही जानी थी क्या उनके द्वारा? सर, मेरा एक विचार था सर, है ना, जैसे व्यापारियों को बोलेंगे, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति को बोलेंगे, ठेकेदार को बोलेंगे, इसमें मैं सहमत नहीं हूँ सर। इस नाम से जिस दिन मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ सर, आपको बताने के लिए नहीं आता हूँ कि मैंने 1 लाख रुपया कमाया। आज मेरा 15 दिन का व्यवसाय
फर्क पड़ रहा है जी। है नहीं, तो मैं आज चीखूंगा क्या सर? देश के लिए मेरा फर्ज बनता है सर। 15 दिन नहीं, मैं 2 महीना भी अपना व्यवसाय को बंद करके अपने कर्मचारियों को पेमेंट कर सकता हूँ। नहीं बिल्कुल, आपने एक बड़े व्यापारी के बारे में बात किया। मेरा जो सवाल था, एक फुटकर व्यापारी जो दिहाड़ी करते हैं, जो गुपचुप का ठेला लगाते हैं, जो आपका फल बेच के अपना रोजी रोटी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे लोगों को भी प्रभाव पड़ रहा है। वैसे फल दुकान खुले होने की बातें कही गई है, चूंकि 144 लगा हुआ है, कोरोना वायरस का प्रकोप ज्यादा, इसलिए लोग निकल नहीं रहे हैं। आम दिनों में जो जितने सब्जी बेचे जाते थे, जितना फल बिकता था, वो आज नहीं बिक रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो इन छोटे व्यापारियों की बात कर रहा हूं मैं सर। मेंटेन हो जाता है सर। चलिए, मेंटेन हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस बारे में बात करने के लिए। चलिए, अगर और कोई चाहता है कुछ बोलना, अरे आओ भाई, बिल्कुल, अरे आओ यार। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे? आज है शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एकदम खुद क्रांतिकारी लग रहे हो, क्या कहोगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल, कुछ भी बोल सकते हो। थोड़ा सा मेरा सवाल ये है, खुद आप क्रांतिकारी लग रहे हो, क्रांतिकारियों की अगर बात करें तो 3 नाम आता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनका इसलिए आज हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि आज है 23 मार्च को इनको फांसी चढ़ा दिया गया था, और अभी हाल ही में सुकमा में अपने 17 जवान शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इन क्रांतिकारी और हमारे जवानों के बारे में? इन सबको मैं सत नमन करता हूँ। इनके वजह से आज हम इतने सुख से रह रहे हैं यहाँ। हमारे 17 जवान जो कल शहीद हो गए, उन माओवादियों ने उनको एम्बुश लगाकर उनको घायल किया, उनको शहीद किए। उनको खोज के लिए गए थे वो माओवादी को, और उनको एम्बुश लगा के उनको शहीद किया। उनके नाम से आज हम इतने सुख में। चलिए, उनकी वजह से हम ये आज अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से जीवन यापन कर पा रहे हैं। कोरोना वायरस को लेके मुंगेली में किस प्रकार से आम जनता उसको देख रही है, क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना को जान तो रहे होंगे ना? इसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। जो कोरोना के लिए कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी है, जानकारी उतनी नहीं हो पाई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, आरजे रमझाझर आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा है किस प्रकार से यथा स्थिति है मुंगेली की। दाऊपारा चौक में हम खड़े हुए हैं, हमारा कैमरा देख के बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके, और हमने कोशिश की सबके दिल की बात को सामने लाने की कि वो एक आम नागरिक क्या चाहता है। चलिए, अगर और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं PCR वैन जा रही है, लगातार पुलिस का गश्ती जो टीम है वो लगी हुई है। आपको पीछे दिखा दूँ, यहाँ पे ट्रैफिक के जवान खड़े हुए हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ भाड़ है होने जा रहा है उसको वो कंट्रोल करें, कम करें। और बाकी अगर हम आम लोगों की बात करें तो व्यापारियों को, हाँ निसंदेह उनको लॉस तो हो रहा है, लेकिन उस लॉस में भी उनकी खुशी साफ रूप से झलक रही है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ये गंभीर बीमारी है, जैसे चीन में उन्होंने त्राहिमाम की कंडीशन कर दी, इटली में उन्होंने इस प्रकार की स्थिति बना दी, तो वो कम से कम भारत में ना बने। और ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि यहाँ के लोगों में एकता है, आपसी भाईचारा है, और हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं इस बीमारी को इस देश से कम खदेड़ लें। ऐसी खबरों के लिए बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बने रहें हमारे साथ। मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं अजीत जायसवाल, और मेरे साथ में है मानस राज दिवाकर। नमस्कार। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और इस वक्त हम बस स्टैंड में खड़े हुए हैं। मैं एक बार आपको बस स्टैंड का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। अभी समय हो रहा है 9 बज रहा है। आम दिनों में अगर हम बस स्टैंड की बात करें तो इस समय बहुत चहल पहल देखी जाती है। यहाँ पर जो आगंतुक हैं, दूर दराज से जो आने जाने वाले लोग हैं, वो सभी यहाँ पर नज़र आते हैं। ठेले नज़र आते हैं, सब्जी दुकान, पान ठेला सब खुले रहते हैं। आप दुकान देख सकते हैं मेरे पीछे में, सभी दुकान बंद है। देव जनरल स्टोर के हम बाहर खड़े हुए हैं और उनके ऑनर भी हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपको आवाज़ शायद साफ़ नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं मास्क निकालना चाह रहा हूं। वैसे मास्क के बारे में आपको बता दें कि मास्क कंपलसरी नहीं है। मास्क जो है वो केवल और केवल आपको छींक से बचाने के लिए, लोगों के जो बातें वो करते हैं, अचानक से जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से उनके अंदर से निकल आती हैं, उससे बचाने के लिए ये मास्क लगाने के लिए कहा गया है। ये कंपलसरी नहीं है। विशेष बात यह है कि आप टच ना करें, लोगों से दूरी मेंटेन करें। देखिए, हम 3 यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपन दूरी मेंटेन किए हुए हैं। बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर। और आज है शहीद दिवस। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को आज ही के दिन फांसी पे चढ़ाया गया था। उसके साथ साथ शनिवार की जो घटना घटी है, उसमें रविवार को ये रिपोर्ट आई कि 17 लोगों को नक्सलियों के द्वारा मार दिया गया है। वो जवान हमारे शहीद हो गए हैं। उनकी श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। लोगों के दिलों में बात तो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, 17 जवानों को। लेकिन चूंकि इस क्षेत्र में पूरे भारत की अगर बात करें तो 144 धारा लगा हुआ है, इसलिए लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। फिर भी अपने ही घर में उनको कम से कम याद किया जा रहा है, उनको अपने दिल में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। चलिए बात करते हैं। हमारे साथ गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव उपस्थित हैं, गणेश यादव जी। सर, स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे कोरोना वायरस को लेके? कल तो खैर मोदी जी ने खुद कहा था कि आपको बंद रखना है, लेकिन आज भी बंद रहा पूरा क्षेत्र, क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना वायरस मोदी जी बोले या कोई अदर कंट्री के प्रधानमंत्री बोले, बहुत सीरियस है। ये बहुत ख़तरनाक जीवाणु विषाणु जो भी है ये वायरस, इससे बचना चाहिए। क्योंकि दूसरे देश में त्रासदी को हम देख चुके हैं, हमारे देश में भी ये आ चुका है। बहुत जने का पॉजिटिव आया हुआ है, दिल्ली में आया है, खुद रायपुर में आया हुआ है। तो इससे बचाव बहुत ज़रूरी है सर। इसमें कोई राजनीति भी नहीं होना चाहिए इसमें। जी अच्छा, राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है। तो कोरोना वायरस की बात हुई। आज भी अमूमन पूरा मुंगेली जिला बंद हमको दिखा, सारे दुकानें बंद हैं। मोबाइल शॉप, डेयरी, अगर हम बात करें मंडियों की बात करें, सब्जी दुकान, तो ये कुछ देर के लिए खुला हुआ है। पुलिस का भी यही कहना है कि जो आवश्यक जो चीज़ें हैं, जिसके बगैर इंसान का जीवन नहीं चल सकता, उसको हम कुछ घंटों के लिए खोल रहे हैं ताकि चीज़ें उपलब्ध हो। लेकिन इस दौरान देखा जाता है कि जब मेडिकल स्टोर जब खुलते हैं तो वहाँ पर भारी संख्या में लोग अचानक से उमड़ जाते हैं। सब्जी मंडियों में लोगों की जनसंख्या अचानक से उमड़ आती है। मोबाइल शॉप में वो लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अमूमन बंद है सारी दुकानें। अब अचानक से जब खुलती है तो वो भीड़ अचानक से आ जाता है। क्या कहेंगे इस विषय में? सर देखिए, मैं तो सबसे पहले दुकानदार को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इतना विषम परिस्थिति में वो अपना दुकान खोले हैं। अपना जान माल का खतरा होने के बाद भी लोगों को सहयोग कर रहे हैं। लोगों को चाहिए कि अपना सिस्टमेटिक 2-4 करके दूरी बना के सामान को ले। शासन तो पूरा सपोर्ट कर ही रहा है हर चीज़ के लिए। सरकार के नियम का पालन करना चाहिए। पब्लिक को एक साथ नहीं घुसना चाहिए। आपको सामान मिल ही रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। कोई मतलब पब्लिक को भी ये समझना होगा, क्योंकि शासन प्रशासन ने तो गाइडलाइन जारी कर दिया है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कहीं पर ज़बरदस्ती भीड़ ना पैदा करें। दुकान अगर खोलने की परमिशन दी गई है तो वो आपके लिए ही दी गई है, तो आप एक साथ ना जाएं, एक एक करके आप सामान खरीद सकते हैं। चलिए, हम आज शहीद दिवस सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। सेलिब्रेट करने का मतलब यह है कि हम जो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो दिलों में उनके लिए जो दर्द एक हम लेकर आते हैं और उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, वो आज हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं सर, देखिए, सबका काम अलग अलग है। आज हम अपने घर में रह के अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को बचा सकते हैं। वही हमारे लिए आज का उनका श्रद्धा सुमन है। हमारे सभी शहीद जवानों के लिए, अपना भगत जी है, राजगुरु हैं, इन सभी लोगों के लिए हम उनको अपने घर में रह के अपने देश को बचा सकते हैं। ये इतना ही बोल पाएंगे सर। ठीक है। मतलब वो बहुत कम उम्र में शहादत को प्राप्त किए, शहीद हुए। और आज की अगर जनरेशन की बात करें, चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देव गोस्वामी जी हमारे साथ उपस्थित है, देव जनरल स्टोर के सामने। उनके ऑनर हमारे साथ खड़े हुए हैं, कवि भी हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो दो पंक्तियों से मैं आपकी जनरेशन की बात करें, चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देव गोस्वामी जी हमारे साथ उपस्थित है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ। ये किसी हमारे बहुत बड़े साहित्यकार ने, कवि ने इस बात को कहा था। और सबसे पहले तो मैं उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिन्होंने देश के लिए, रक्षा के लिए और अपनी जान गंवाई हैं। और इसी के साथ
आज जो कोरोना वायरस की महामारी जो लोगों तक फैल रही है, देश को सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दूसरे देशों में जैसे चीन है, अमेरिका है, ऐसे देशों में इटली है, इतने बड़े बड़े देशों में इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जनधन की हानि हुई हैं, वो हमारे भारत देश में न आए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन के जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो जनता के लिए जब इतना कुछ करने के लिए तैयार हैं, तो हम जनता को, पब्लिक को भी उनके समर्थन में पूर्ण सपोर्ट करना चाहिए और कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के लोग उसे गंभीरता से लेते हुए अपनी प्रतिष्ठानें बंद रख, और जहाँ पर ऐसा कोई समस्याओं का आ सकता है, वायरस फैलने का डर है, इन सब चीज़ की सतर्कता को देखते हुए ग्रामीण लोग भी उसमें सक्रियता से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आगे भी बनाते रहें। तो व्यापारी वर्ग के द्वारा सपोर्ट तो किया जा रहा है, दुकानें प्रॉपर बंद रखी जा रही हैं, लेकिन लॉस भी तो हो रहा है सर। व्यापारी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। आम दिनों में जहां पर आपके हज़ार रुपए का जो आमदनी होता है, छुटकर व्यापारियों की हम बात कर रहे हैं, जो अपने दिहाड़ी करके वो अपनी रोजी मजदूरी करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज चूँकि 144 धारा जब लग गया है, वायरस आपके सभी तरफ फैला हुआ है, तो वो अपना दिहाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। छोटे जो सब्जी मंडी वाले हैं, सब्जी दुकान वाले हैं, छोटे छोटे जो लगाते हैं, पान ठेले वाले हैं, गुपचुप के ठेले वाले हैं, ये अपना दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। इस विषय में क्या कहें, कितना लॉस इनको झेलना पड़ रहा है? देखिए, ये समस्याएं पूरे देश की समस्या है। ऐसी समस्याओं में अगर हम व्यक्तिगत लाभ को देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि सरकार अगर किसी योजनाओं के द्वारा उनको सहयोग प्रदान करती है, जो गरीब लोग हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, उन लोग के लिए अगर सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, ऐसा सुनने में भी आ रहा है, सूचना में भी आ रहा है, लेकिन जो प्रसार लोगों तक, आम लोगों तक या उन गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते वो लोग अपना जानकारी के अभाव में वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और उसके चलते वो समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मेरी अपील है सरकार से भी और आम पब्लिक लोगों से भी कि सरकार की अगर कोई जो ठोस योजनाएं जो लोगों तक है, उनको पहुंचाने का और सक्रियता से पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि शासन प्रशासन के जो भी लाभ हैं, जो जिससे लोगों, आम पब्लिक जो परेशान हो रहे हैं, यहाँ जिनके बच्चे हैं परिवार हैं, वो भूख से या किसी भी सुविधाओं से बिलख रहे हैं, उनको बिल्कुल सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन तक पहुंचनी चाहिए और उसके लिए भी बहुत अच्छा प्रयास किया जाना चाहिए। चलिए, मतलब सरकार के द्वारा तो योजनाएं बनाई जा रही हैं वर्तमान के हालातों को देखते हुए, लेकिन जो योजना वो बना रहे हैं, वो योजनाएं प्रॉपर वे में लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, बेसिकली कहना ये है। अच्छा, चलिए, आप पुस्तक भंडार चलाते हैं, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, स्कूलों के जो एग्ज़ाम हैं जो वो सब कैंसिल कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? क्या होगा आगे? जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, क्या उनको दूसरे क्लास में ऐसे ही भेज दिया जाएगा बिना एग्ज़ाम के? क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत विषम परिस्थिति वाली बात है कि आज देश के सभी देशों में और विश्व में इतनी बड़ी समस्या मेरे ख्याल से मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है। मेरा इतनी बड़ी उम्र में, 38 साल की उम्र में, हमने एक चीज़ देखा कि ये जो समस्याएं हैं, ये देश के लिए, हमारे लिए पहला ऐसा वो है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जो पढ़ाई की बातें अपन देखें या जो, तो ये जो मेन समस्या है उन पर ही ध्यान देना ज़्यादा उचित है ना। अगर हम इस चीज़ के लिए अगर बच्चों को प्रेशराइज करते हैं या पढ़ने लिखने के लिए हम सामान बेचने के लिए आतुर होते हैं, तो ये हमारी नादानी होगी, क्योंकि इसके चलते हम बहुत बड़ी समस्याओं का में पड़ सकते हैं। तो बेहतर है वो बात तो सही है सर। मेरा पूछने का तात्पर्य ये था कि क्या होगा बच्चों के पढ़ाई का। चलिए, बीमारी तो बहुत गंभीर है, उससे बचने के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आगे अगर बीमारी खत्म हो जाती है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, उसके बाद क्या होगी? क्या बच्चों का एग्जाम उस समय होगा या फिर उनको नए क्लास में सीधा भर्ती दे दिया जाएगा? क्या सोचते हैं आप? एक आम आदमी क्या सोचता है इस विषय में? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा है कि क्या एग्जाम बाद में होगा या एग्जाम ही नहीं होगा, सीधा नए क्लास में भर्ती होगी। तो क्या लगता है आपको? नहीं, एग्ज़ाम तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जो व्यवस्था है वो चाहे किसी भी चीज़ की व्यवस्था हो, चाहे सरकारी दफ्तर की व्यवस्था हो या
बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था हो। तो ऐसी स्थिति में तो अभी तत्काल में जैसे अगर हम इन छुट्टियों से निपटते हैं, उसके बाद अगर हमको अवसर मिल भी जाता है तो इस्टेब्लिश होना या इस कार्य को पूर्ण ढंग से कर लेना, सही ढंग से कर लेना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सरकार ने बहुत अच्छी नीति, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नीति निकाली है, ऐसा मेरे को सुनने में आया कि जो बोर्ड क्लास नहीं है, 9th क्लास है, 11th हैं और कॉलेज में जैसे फर्स्ट ईयर प्रीवियस के जो क्लासेस हैं उन क्लासों को क्या कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट अपडेट करके और उनको अगले जो वर्ष की पढ़ाई है उसके लिए अपडेट करने की तैयारी में है सरकार, ऐसा सुनने में आया है। दूसरी बात यह है कि जो बोर्ड क्लासेस हैं उन बोर्ड क्लासों को जो परीक्षा है उनके लिए भी उनको काफ़ी सारी सुविधाओं के साथ लिया जाएगा और थोड़ा समय के पश्चात लिया जाएगा, जिससे बच्चे जो हैं अपने पढ़ाई के लिए इस सत्र सजग रहे, इस टाइप की व्यवस्था करी गई। ये एक सही चीज़ आपसे निकल कर आई है सर कि जो होम एग्ज़ाम है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि होम एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल करके उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगर 9वीं में पढ़ने वाला कोई छात्र था बिना एग्ज़ाम को, उसको 10वीं में भर्ती कर दिया। 11वीं में पढ़ने वाला जो छात्र था वो सीधा 12वीं चले जाएगा। लेकिन 10वीं और 12वीं में जो अध्ययनरत छात्र थे जिनका एग्ज़ाम होना था, बोर्ड एग्ज़ाम होना था, वो एग्ज़ाम को पोस्टपोन फिलहाल कर दिया गया है। जैसे स्थिति परिस्थिति आपके सामान्य होती है तो उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। चलिए एक और ख़ास बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, इसके बचाव के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे वैदराज, अगर हम भारत की बात करें, लगातार लगे हुए हैं इसके दवाई बनाने के लिए। और काफ़ी सारे लोगों ने दावा किया है मीडिया में कि हमने दवाई बना लिया है और उस दवाई का उपयोग करके 4 से 5 लोगों का जीवन उन्होंने सुधार दिया या उनसे उनकी बीमारी ख़त्म कर दी गई है और अब वो स्वस्थ हैं। मुंगेली जिला की अगर बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बिलोंग करते हैं गणेश यादव जी, और चूंकि ये सुदूरांचल क्षेत्र के लोगों से लगातार जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए बहुत सारे वैदराज भी इनके संपर्क में हैं। ये स्वयं एक वैदराज भी हैं। इन्होंने एक दवाई बनाया हुआ है कोरोना वायरस से बचने के लिए, जिसके बारे में इन्होंने ये प्रयास कर रहे हैं लगातार कि भाई वो जो ज़रूरतमंद है, जिनको हो गया है ये बीमारी, वहाँ तक उसको पहुँचाया जाए। इस विषय में बात करते हैं। गणेश जी क्या कहेंगे आपने जो दवाई बनाया है उसके बारे में? सर वो जो दवाई है एक्चुअली में कोरोना वायरस का जिस टाइप को हम लोग वीडियो में देखे हैं, लोगों को तड़पते देखे हैं, सांस लेने में दिक्कत, गले में 4 दिन तक के वो वायरस पड़ा रहता है बोलते हैं, बाद में किडनी लिवर डैमेज होता है, शरीर ताकत कमज़ोर हो जाता है। उसके लिए मैं पर्सनली बनाया हूँ सब। अब दवा है, जड़ी बूटी है, वो उसको खाने के बाद डेफिनेटली मेरे ख्याल से भाई अभी तक किसी के ऊपर आजमाया नहीं है, लेकिन इस टाइप के जो मरीज हुए हैं, मलेरिया, टाइफाइड या और भी कई टाइप के सीरियस रहते हैं, बुखार से पीड़ित रहते हैं, मस्तिष्क बुखार वाले को हम लोग जो दवा दिए हैं, राहत 100% राहत मिल गया है। चलिए, राहत मिल रहा है, आप बता रहे हैं। अच्छा, इस दवाई को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? कहाँ कहाँ पर आप आवेदन कर रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस दवाई को आप यूज़ करके देखें? क्या कोशिश आपके द्वारा की गई है अब तक? सर देखिए, अभी तो धारा 144 भी लगा है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं भी आम नागरिक हूँ, मैं भी शासन के नियम का कड़ाई से पालन करता हूँ। मेरे से जो बनता है डेफिनेटली उनको बोलता हूँ कि आपके गले में प्रॉब्लम है तो आप सौंठ, अदरक, तुलसी, अजवाइन, ये सब चीज़, बहुत सारी चीज़ रहता है उसमें 14 प्रकार का, उसको यूज करने के लिए बोलते हैं। हाथ वाथ साफ के लिए अगर आपके पास डेटॉल नहीं है तो आप तुलसी, एलोवेरा और नीम का पत्ता, साथ ही साथ फिटकर ये चारों को उबाल लीजिए, अपने घर में मतलब छींच दीजिए, उबालने के बाद हाथ में लगा लीजिए। इससे बड़ा कोई भी वायरस को मतलब ख़त्म करने के लिए कुछ भी चीज़ नहीं है सर। आयुर्वेदिक में सबसे बड़ा चीज़ यही है। चलिए, तो जो दवाई आपने बनाया है, जो आपने एक पाउडर आपने तैयार किया है, वो भी 3 चरणों के लिए किया है कि भाई जो फर्स्ट स्टेज पे है कोरोना, उसके लिए अलग दवाई है, सेकंड स्टेज पे अगर कोरोना पहुंच गया उसके लिए दूसरा दवाई है, और तीसरे स्टेज पे अगर कोई कगार पे है तो उसके लिए अलग दवाई है। तो इस दवाई के अप्रूवल के लिए आपने क्या कलेक्टर से बात की, एसपी से बात की, स्वास्थ्य विभाग को आपने सूचना दी? क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा सर। वो दवाई जो आपने बनाया है, अगर वो किसी की जान बचाने में वो कामयाब होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि पूरा विश्व इसके ऊपर लगा हुआ है और बहुत सारे लोगों के द्वारा दावा किए जा रहे हैं कि हमने दवाई बना लिया। तो आपको प्रयास तो करना चाहिए। कहाँ पे आपने किया? सर प्रयास नहीं किया हूँ, मेरे जो मित्र मंडली है, मेरे परिचय के हैं, उनको व्हाट्सएप में मैसेज किया हूँ। कुछ लोग मेरा दवा को लिए भी, बहुत अच्छा है भी बोले, उनको सैंपल के लिए खिलाया भी। गले में एकदम हीट होता है, गला साफ हो जाता है वो दवा को खाने से। तो
अब कलेक्टर साहब को दूंगा जाके, अगर वो बाहर मेरा ये दवा को भेज दे तो अच्छा है सर। चलिए, मतलब इन्होंने जो दवाई बनाया है वो सिंपल सा जो यूट्यूब पे जो वीडियोस आ रहे हैं कोरोना वायरस से जो ग्रसित जो लोग हैं उनकी समस्या को देखते हुए जो लिखा जा रहा है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जो बीमारी के बारे में दिखाया जा रहा है उस बीमारी के रोकथाम के लिए इन्होंने प्रयास किया है। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई इस दवाई को अगर अप्रूव करना चाहता है, कोई अगर उसको उपयोग करके देखना चाहता है तो बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गणेश यादव महासचिव अगर आप सर्च करते हैं फेसबुक पे तो बिल्कुल ये मिल जाएंगे, इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, शहीद दिवस है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक बंद का आह्वान किया था। इसके साथ भी उन्होंने ये कहा था 5 बजे आप घरों से निकले, ताली बजाएं, घंटी बजाएं, शंखनाद करें। क्या कहेंगे इस विषय में, कितना फ़ायदा हुआ उसका? देखिए, एक समर्थन के लिए बहुत ज़रूरी है, एकता का स्वरूप है और आज शहीद दिवस है। हमारे कम उम्र में जो शहीद भगत सिंह जी जो हैं और राजगुरु हैं ये हैं और सुखदेव जी हैं, वो जब शहीद हुए तो इनसे हमारे जो देश के लिए जो प्रेरणा मिलती है कि वो औरों के खातिर, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसके हर आंसू रामायण है, उसका हर कर्म एक गीता है। तो कहा जाए कि ऐसे जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने जान कुर्बान कर दिए, तो हमें निश्चित रूप से उनको दिल से याद करना चाहिए, ना ही दिखावे के लिए है, लेकिन और हमें उनके पथ पर भी चल करके प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी देश के लिए कुछ समर्पित रूप से कार्य कर सकें, आम जीवों के लिए अच्छे से कार्य कर सकें। स्वार्थ में तो हर कोई कार्य करता है, अपने जीने के लिए तो हर कोई कार्य करता है। कहा भी गया है स्वार्थ लाभ करे ही सब प्रीति, तो प्रेम और ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्वार्थ में तो करते ही हैं लोग, लेकिन अगर आम पब्लिक की जब काम हो जाए, जब देश के लिए ऐसे कोई काम की बात आए तो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा मिलते हैं। और मैं उनको फिर से नमन करता हूँ जो हमारे देश के लिए कुछ कर गए हैं, कुर्बान हो गए हैं। और सबसे दुखद घटना तो ये है कि इस विषम परिस्थिति में भी एक और घटनाएं हो गई। कोरोना वायरस से जितने लोगों को हानि नहीं पहुंचा है, उतना से ये चंद मिनटों में हमारे देश के लिए जो घातक कुछ क्षुब्ध लोग हैं, जो जिनके बुद्धि जो है निर्क्षीर बुद्धि वाले जो लोग हैं, जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जो हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हुए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के जो जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं फिर से नमन करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं उनके परिवार, उनके हर परिवार को हमेशा सुखियाँ खुशियाँ मिले कि और वो उनको तकलीफ़ कभी ना आए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जान न्यौछावर किए हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं भूपेश बघेल जी हैं, उनसे मैं आग्रह भी करूंगा कि उनके परिवार वालों के लिए विशेष रूप से सहयोग करें ताकि उनको ज़िंदगी में कभी समस्या ना आए। चलिए, बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आइए, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। चलिए, ठीक है, कुछ लोग कतरा रहे हैं बोलने से, बाकी ठीक है। मुंगेली की अगर बात करें तो सभी सड़कें आज भी सुनी हैं, कल तो विशेष रूप से आह्वान किया गया था, लेकिन 31 मार्च तक जो बंद की बातें जो कही जा रही थी वो देखने को मिल रहा है। और न सिर्फ मुंगेली ज़िले में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में आप हर सड़कों पर ऐसी ही स्थिति आप देख सकते हैं। सभी सड़कें सुनी हैं, कुछ दुकान खुले हुए हैं, मोबाइल शॉप की बात करें, डेयरी की बात करें, दवाई दुकानों की बात करें, लेकिन जो दुकानें खुली हैं वहाँ पर भीड़ भाड़ देखा जा रहा है। ये त्रासदी से कम नहीं है, क्योंकि इसको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, इसको पुलिस वाले कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको आपको स्वयं समझना होगा कि आप दूरी बनाए रखें, किस प्रकार से आप उस कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, आप अपने सामान को ले सकते हैं बिना किसी को टच किए, बगैर किसी को तकलीफ दिए। फिलहाल हमारे साथ बने हुए थे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गणेश यादव जी, हमारे साथ थे देव गोस्वामी जी, मुंगेली के ये उन खास शख्सियतों में से हैं जो लगातार मुंगेली के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं और हर चीज़ के लिए ये कोशिश करते हैं कि वो समस्याएँ दूर हो जाएँ।
और देख सकते हैं इनका भी शॉप बंद है। लॉस तो हो रहा है सबको, लेकिन इस महामारी के दौर में ये लॉस जो है वो ज़्यादा नहीं है। चलिए, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अलावा और बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। क्योंकि हमने इसमें दवाई के बारे में भी जिक्र किया, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए पूरा विश्व जद्दोजहद कर रहा है दवाई बनाने के लिए। और यहाँ पर गणेश यादव मुंगेली ज़िला में ये बना के रखे हुए हैं दवाई, लेकिन अभी तक इनके द्वारा उस दवाई को कहीं पर प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन इनका दावा है कि वो जो दवाई इन्होंने बनाया है वो बेशक एकदम कारगर है। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। मैं हूं पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे हैं मानस राज। नमस्कार। कोरोना का असर मुंगेली कोर्ट में। अब जमानत, अग्रिम जमानत और अति आवश्यक मामलों की ही होगी सुनवाई। मोदी जी की अपील पर साउंड फ्रीक्वेंसी से कोरोना भगाने संस्कारधानी व धर्मनगरी में जनता ने बजाई ताली और थाली। कोरबा जिले में नहीं लॉकडाउन का हालत, कर्फ्यू में आंशिक ढील, शादी और रैली जुलूस पर जारी रहेगी रोक। सुकमा नक्सली मुठभेड़ में लापता 17 जवान शहीद, घटनास्थल पर ही मिले शव। आरंग जनता कर्फ्यू के दौरान पूरा शहर बंद, फायदा उठाए चोरों ने, मंदिर में चोरी करने वाला युवक पकड़ा गया। राजधानी रायपुर में विदेश से लौटे लोगों से अपील, 104 पर दें जानकारी वरना होगी कार्रवाई। रायपुर पीसीसी ने प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस कार्यालयों को 31 मार्च तक किया बंद। कोरोना का कहर, छत्तीसगढ़ में जनता कर्फ्यू के दौरान पार्टी देना दूल्हे के पिता को पड़ा भारी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। रायपुर जनता कर्फ्यू के दौरान जब नहीं मिला आने जाने का कोई साधन, तो मदद करने के लिए आगे बढ़े राजधानी के युवक। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर व्हाट्सएप में फैलाई अफवाह, 2 हुए गिरफ्तार। प्राथमिक शाला के बच्चों को 4 किलो चावल और 800 ग्राम दाल तथा उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रत्येक बच्चों को 6 किलो चावल और 1200 ग्राम दाल देने का मुख्यमंत्री ने किया निर्देश। राशन कार्ड धारकों को अप्रैल और मई 2020 के चावल के साथ नमक और शक्कर भी एक मुश्त वितरण अप्रैल 2020 में करने के निर्देश जारी। निम्न दाब उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग बिलिंग पर 31 मार्च तक रोक, हाफ रेट पर बिजली बिल योजना के तहत मिलेगा एक मुश्त 2 माह का लाभ। कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमलों को विशेष भत्ता देने का राज्य सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश के नगरीय निकायों में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दी गई है। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
छत्तीसगढ़ की माटी यूं तो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से पटी पड़ी है। इस धरती पर बहुत लंबे अरसे तक अनेकों राजाओं का हुकूमत रहा है, जिन्होंने किसी न किसी माध्यम से अपनी विरासत को भव्य बनाने के लिए व इसे सदियों सदियों तक जीवंत रखने के लिए अनेकों निर्माण कार्य करवाए हैं। और यही वजह है कि हमारी मिट्टी, हमारी धरती न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में यूं तो अनेकों प्राचीन मंदिर मिले हैं, जिनमें से कुछ खास है ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर का स्पेशल रिपोर्ट। आज हम आपको छत्तीसगढ़ के प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर ताला गांव स्थित देवरानी जेठानी का मंदिर का भ्रमण करवाने वाले हैं। शरभपुरी राजाओं द्वारा निर्मित यह मंदिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित है। मनियारी नदी के तट पर स्थित ताला गांव का मंदिर अपनी भव्य छटा बिखेरते आज भी अपनी सभ्यता और संस्कृति की छटा चहुओर बिखेरते नजर आती है। तो देर किस बात की है, चलिए चलते हैं ताला गांव मेरे साथ। मुगेली सरगांव नगर पंचायत से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम अमेरिकापा में ताला गांव नामक जगह पर इस विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आज हम इस कार्यक्रम में आपको ताला दर्शन करवाने वाले हैं। जी हाँ, आपने ताला का नाम जरूर सुना होगा। मुगेली जिले के अंतर्गत आने वाले सरगांव क्षेत्र में ये पड़ता है ताला। मेरे पीछे दिखने वाला ये जो आपको मंदिर दिख रहा होगा, ये है ताला। आपको दिखाएंगे ताला में क्या क्या चीज़ें हैं, इन मूर्तियों के बारे में आपको बताएंगे जो प्राचीन सभ्यता को बताती हैं। ये प्राचीन काल में, गुप्त काल में बना हुआ मंदिर है। तो चलिए आपको ताला का भ्रमण करवाते हैं, आइए मेरे साथ। शरभपुरी शासकों द्वारा बनवाया गया यह भव्य मंदिर 5वीं-6वीं ईसा पूर्व का माना जाता है। मनियारी नदी की गोद में बसा ताला गांव अपनी प्राचीन मंदिरों के नाम से विश्वव्यापी प्रसिद्धि पा चुका है। यहाँ पर स्थित भव्य देवरानी जेठानी का मंदिर गुप्तकालीन माना जाता है। गुप्तकालीन राजाओं की बात करें तो वे शिव के उपासक थे और यही वजह माना जाता है कि यहाँ ताला गांव में स्थित देवरानी जेठानी का मंदिर मूलतः शिव मंदिर है। मनियारी मां की गोद में बसा यह भव्य मंदिर हमेशा से सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है, जिसकी वजह से यहाँ आए दिन भव्य आयोजन किए जाते हैं। दूर दराज से लोग देश विदेश से भी यहाँ प्राचीन धरोहर को देखने आया करते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं हम देवरानी जेठानी के मंदिर के प्रांगण में स्थित हैं। चारों ओर आपको हरियाली नजर आ रही होगी। यहाँ पे दूर दूर से सैलानी यहाँ के दर्शन के लिए, यहाँ की भव्य मूर्तियों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए सारे प्राध्यापक गण हैं और हम इनसे बात करते हैं कि इनका यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, वो क्या कुछ सोच के यहाँ पे आए हुए थे, क्या उनको अनुभूति हो रही है। जी सर, आप बताएं, आपका नाम क्या है? मिस्टर बी कोमर्रा, गरियाबंद से हूँ और वहीं मेरा पोस्टिंग है एज अ लेक्चरर इंग्लिश टीचर। जी जी, तो यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है सर? अगर ताला गांव की बात करें, इसके बारे में पहले आपने सुना था, क्या पहले और आ चुके हैं आप? जी जी, मैं इसके बारे में कभी किताबों में पढ़ा करता था। बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी अपने मन में था कि कभी मौका मिले तो हम ताला गांव ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम आज तक किताबों में पढ़ते थे। ये बहुत ही प्राचीन जगह है और शिव का रौद्र रूप के प्रतिमा है, जिसको काफ़ी दिनों से देखने की हमारी उत्सुकता रही है और आज जाके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी यूनिक जगह है और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी इसका विशेष रूप से संरक्षण करे और इसे अपनी जो ऐतिहासिक महत्ता है उसको बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जी, तो कितने लोग आप लोग आए हुए हैं सर? सारे क्या सुकमा से हैं या अलग अलग जगह से आए हुए हैं? नहीं, हम लोग सभी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हैं। कोई सुकमा से है, कोई कोंडा गांव से है, कोई राजनांदगांव से है, कोई अंबिकापुर से भी है। तो ऐसे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के हैं। बिलासपुर में हम लोग का इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग चल रहा है। जी, तो ये बहुत बढ़िया बात है सर, आप बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने क्या कुछ देखा? एक तो आपने रुद्र शिव की प्रतिमा की बात करी। देवरानी जेठानी मंदिर अगर आप देखे हैं, अभी आपने घुमा हुआ है, क्या आपको यहाँ पे अलग लगता है बाकी मंदिरों का अपेक्षा? जी, ये काफ़ी ऐतिहासिक है, प्राचीन है और यहाँ की जो कलाकृति है, क्या जी हम 1500 साल पहले की अगर हम बात करें
तो निश्चित रूप से उस समय की टेक्नोलॉजी जो है कैसी रही होगी, ये सोच के ही बड़ा अद्भुत लगता है कि इतनी बेहतरीन नक्काशी की गई है जिसकी कल्पना करना ही मुश्किल लगता है। मुश्किल लगता है जी। हमारे साथ कुछ और लोग भी उपस्थित हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि वो यहाँ पे क्या विशेष देखे हैं। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अकबर। तो कैसा लग रहा है सर, आप जब ताला गांव आए हुए हैं तो यहाँ पे आपने देवरानी जेठानी मंदिर देखा, आपने मनियारी नदी भी देखा होगा, नदी के तट पे ये भव्य मंदिर आपका बना हुआ है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 5वीं-6वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया है। क्या विशेष आपको यहाँ पे देखने को मिला? जी नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पुराना मंदिर है, इनका जो जोड़ किए हैं, जोड़े हैं, बहुत ही पुरानी पद्धति है, पुराने इंजीनियरों के द्वारा जो पहले किया गया है, जो आज के डेट पे भी देखने नहीं मिलता इतना। जी, तो आपको और क्या यहाँ पे कमियां लग रही हैं? इन मंदिरों का या इन मूर्तियों का जो खुदाई में निकला हुआ है, इनका संरक्षण की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है? जी, संरक्षण की तो आवश्यकता है जी। तो यहाँ पे पिकनिक स्पॉट के रूप में भी इसको देखा जाता है सर। और पहले कभी आए हुए हैं क्या यहाँ? नहीं सर, पहली बार है, फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। और हमारे साथ भी और कुछ लोग उपस्थित हैं, हम इनसे भी मुखातिब होते हैं। सर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मैं संतराम साहू जी। कहाँ से हैं सर? राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। तो कैसा लग रहा है आपको ताला गाँव आके, और पहले कभी यहाँ आए थे? ये फर्स्ट टाइम है मेरा जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, ताला गांव, क्योंकि आप लोग सभी प्राध्यापक गण हैं, प्रोफेसर हैं, तो आप को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इतिहास कैसा, क्या कुछ अगर बता पाएँ तो। जी हाँ, वैसे इतिहास तो सर ने बता ही दिया है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसा है जिसके बारे में कहना तो ज़रूरी भी है। जिस प्रकार से ये फेमस है उसी प्रकार से ऐसा कल्पना करते हैं तो लगता है कि बेहतर स्थिति होना चाहिए था, परंतु यहाँ देखते हैं तो फिर लगता है कि बहुत सारी विसंगतियाँ सामने आती है। जी बिल्कुल। तो ताला गांव की अगर बात करें सर, यहाँ पे रुद्र शिव की प्रतिमा है, वहाँ पे बहुत सारे वो अगर मूर्तियों की बात करें अर्ध है, वो कुछ टूटे फूटे स्थिति में है, तो इनके संरक्षण के लिए सरकार ने जो कुछ किया हुआ है ये काफ़ी लगता है, ये और आवश्यकता है। यहाँ पे अभी लगातार अगर देखें तो रोज़ के रोज़ संडे को, सैटरडे को बहुत सारे सैलानी आते हैं, बहुत दूर दूर से आप लोग भी आए हुए हैं, तो ये किस प्रकार से इसको और भव्य रूप दिया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएँ। निश्चित तौर पर इसमें नयापन करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग जैसे यहाँ आए तो लग रहा था कि विशेष होगा और गांव भी काफ़ी डेवलप होगा ऐसा लग रहा था, और हम देखते हैं कि बहुत सारी विसंगतियाँ सामने प्रदर्शित हो रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए और बेहतर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे लोग आकर्षित हो सके। मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मां मनियारी को पार करना होता है, जिस पर बनाया गया छोटा एनीकट रूपी पुल लोगों को और भी आकर्षित करता हुआ नजर आता है। यह पुल काफी सकरा है, जिसकी वजह से एक समय में एक ही गाड़ी आ और जा सकती है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, मैं खड़ा हुआ हूं अभी ताला जाने वाले रास्ते पे। ये एक सकरा सा पुल नुमा आपको दिख रहा होगा, एक्चुअल में ये एनीकट बना हुआ है। यहाँ से ही हम इस नदी को पार करके उस ओर जाते हैं, उस ओर आपका बहुत भव्य मंदिर है। यहाँ पे आप देखेंगे ये नदी है मनियारी नदी, और इसी नदी पे इस एनीकट का निर्माण किया गया है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है, यहाँ भी पानी है और इस साइड भी पानी भरा हुआ है। ये दोनों क्षेत्र में कभी नाव का विहार होता था, यहाँ पे वोटिंग होती थी, लेकिन जानकारी के अनुसार यहाँ पे कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति डूब के खत्म हो गया, जिसकी वजह से अभी वोटिंग फिलहाल बंद है। तो आइए चलते हैं इस सकरे रास्ते पे होते हुए और भ्रमण करते हैं हम अपने ताला मंदिर का। जी आइए। बरसात के मौसम में यूं तो यह एनीकट रूपी पुल डूब जाता है, पर फिर भी इस रास्ते पर लोग आना जाना करते हैं। यह बरसात के समय और भी ज्यादा आकर्षित करता है, इसीलिए लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर भी भगवान रुद्र शिव की प्रतिमा को देखने के लिए अनेकों सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ता है। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं उसी एनीकट पे बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे मनियारी नदी का पानी मुश्किल से 1-1.5 फीट नीचे है, जिसको आप हाथ से उठा सकते हैं। अमूमन बरसात के दिनों में ये देखा जाता है कि इस एनीकट के ऊपर से यही मनियारी नदी का पानी ऊपर से बहता हुआ उस ओर जाता है, और इस रोड पे अमूमन पानी भरने के बाद भी सैलानी जो है वो थमने का नाम नहीं लेते, वो एंजॉय करते हुए इस सड़क को पार करते हैं। बेशक खतरा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी उस खतरे में आनंद जो लोगों को मिलता है उसका अनुभव करने के लिए यहाँ पे अधिकतर लोग आते हैं। मेरे पीछे आपको वो भव्य मंदिर भी नजर आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आपको मानसिक रूप से बहुत ही शांति प्राप्त होने वाली है। आइए चलते हैं उस मंदिर की ओर, आइए।
मां मनियारी नदी को पार करने के बाद जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ आपको भव्य मंदिर के प्रांगण में पत्थरों के ढेर के रूप में देवरानी जेठानी का मंदिर नजर आएगा। यूं तो यहाँ सैलानियों को देखते हुए बहुत सी तब्दीलियां करते हुए गार्डन रूप पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है, पर फिर भी यहाँ हमेशा से मुख्य आकर्षण का केंद्र रुद्र शिव की प्रतिमा ही है। यहाँ की खुदाई से निकले तमाम चट्टानों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं बहुत ही बारीकी से अंकित किया गया है। इन सभी चट्टानों में एक मूर्ति विशेष जान पड़ती है, जिसे विभिन्न जीव जंतुओं से मानव रूपी शक्ल दिया गया है। इसी मूर्ति में रुद्र शिव का पाखान भी मिलता है और यही कारण है कि इस मूर्ति को रुद्र शिव की प्रतिमा माना जाता है। पर यह बात अलग है कि इस मूर्ति का रुद्र शिव की मूर्ति का जिक्र किसी आदि वेद पुराण में नहीं मिलता। इस वक्त हम खड़े हैं देवरानी मंदिर के सामने में और हमारे यहाँ मेरे साथ उपस्थित हैं अभी यहाँ के केयर टेकर। हम जानते हैं उनसे इस मंदिर की विशेष खासियत क्या क्या है। सर अपना नाम बताइए पहले। राजकुमार निताम केयर टेकर। कहाँ से हैं आप? मैं बिलासपुर से हूँ। तो सर बताइए यहाँ पे क्या कुछ विशेषता है, जैसे अभी हम रुद्र शिव की प्रतिमा के पास खड़े हैं, इसके बारे में आप बताइए क्या विशेष है? ये विशेष है सर, ये विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है। ये 88-89 में यहीं से प्राप्त हुआ था, पेट के बल लेटा हुआ था, उसको खड़ा किए हैं। यह है कि इसका शरीर जो है सर अलग अलग जीव जंतुओं से बना हुआ है, ऐसी मूर्ति कहीं पे नहीं है जी। इसका जो शरीर है अलग अलग जीव जंतुओं से बना हुआ है। जैसे कि इस पगड़ी जो है 2 सांप से पगड़ी है, गिरगिट का नाक है, आँख मेढक है, मूछ मछली है, ठुड्डी केकड़ा है, कान मोर है, कंधे पे मगरमच्छ है और सीने में 2 पुरुष है, पेट में 1 पुरुष है, लिंग केछुआ है, हाथ उंगली सांप है, कमर में 2 महिलाएं हैं, जंघे पे 2 महिला है और घुटना शेर है, नीचे सांप है बाजू में जी। तो इस मूर्ति के निर्माण करने के पीछे क्या कुछ रहा होगा, क्या लगता है आपको, क्या रहा होगा, इस प्रकार की मूर्ति क्यों बनाया गया रहा होगा जी? सर ये ऐसा है, रुद्र शिव मानते हैं और ये वीरभद्र भी हो सकता है, क्योंकि यज्ञ के टाइम में जैसे राजा दक्ष ने यज्ञ कराए उसमें सती को निमंत्रण नहीं मिला, तो जाके सती जो है यज्ञ कुंड में सती हो जाने के बाद शंकर जी को खबर मिला तो जाके वहाँ विध्वंस किए। मान लो एक जटा से वो वीरभद्र पैदा किए थे, वही वीरभद्र है। और है तो शिव मंदिर पूरा यहाँ सर तांत्रिक और शिव मंदिर से संबंधित मूर्तियाँ हैं यहाँ जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये आपका रुद्र शिव की प्रतिमा पूरे विश्व में इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पे तमाम जीव जंतुओं के ऊपर आधारित ये मूर्ति का निर्माण किया गया है। ये है आपका देवरानी मंदिर और इसके बगल में अगर हम देखें उस साइड वो जेठानी मंदिर है। ये दोनों मंदिरों में खासियत क्या है सर, दोनों में क्या भिन्नता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर ये देवरानी मंदिर है, शिव मंदिर है, जेठानी मंदिर साधना स्थल है यानी पूजा स्थल। बताते हैं सर भाम मार्गीय पंथों का साधना केंद्र था यहाँ जी। और ये यहाँ देवरानी मंदिर में क्या था, यहाँ पे शिव मंदिर है, तो यहाँ पे क्या कुछ होता था? यानी खाली शिव जी का मतलब जलाभिषेक ऐसा जी। तो वहाँ पे आपके साधना स्थल था, वहाँ पे सभी लोग बैठ के वहाँ पे पूजा आराधना करते थे, उपास करते थे और यहाँ पे आके वहाँ पे जलाभिषेक किया करते थे। वैसे तो देवरानी मंदिर पूरी तरीके से चट्टानों द्वारा निर्मित है और हर चट्टान में किसी न किसी पशु, पक्षी और देवी देवताओं की विभिन्न आकृतियां देखी और समझी जा सकती हैं। इस वक्त आप जो ये नक्काशी एक शैल पे देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल प्रतिबिंब या कोई आकृति नहीं है। इस वक्त इस छवि को, इस आकृति को छत्तीसगढ़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, वहाँ का ये मोनो है, लोगो है, यहाँ से ही उसको उठाया गया है। और इस लोगो की, इस आकृति की भी प्राचीनता उतनी ही है जितना इन मंदिरों की अगर हम बात करें, देवरानी मंदिर, जेठानी मंदिर, अगर इस आकृति को हम बात करें तो यहाँ पे लोग सैलानी तो आते हैं, दूर दूर से आते हैं, देखते हैं, इन चट्टानों पे चलते भी हैं, लेकिन उनको इसकी खासियत आज तक पता नहीं चली है। यहाँ के केयर टेकर के अनुसार हमें जानकारी हुई कि ये जो आकृति है ये यहाँ के यूनिवर्सिटी, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी का लोगो है, मेन मोनो है। ये पत्थर को अगर आप देखें तो देवरानी जेठानी मंदिर के बीच में ये शैल, एक बड़ा सा चट्टान है, इस चट्टान में इस नक्काशी को उकेरा गया है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको इसमें कमल की पंखुड़ियाँ नजर आएंगी और बीच में एक जलाशय और पोखरण आपको नजर आएगा, बीच में पोखरण है। इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल जानने के लिए हम यहाँ के केयर टेकर से बात करते हैं। सर इस आकृति के बारे में थोड़ी डिटेल बताएं।
सर ये बिलासपुर यूनिवर्सिटी का ये ग्लो है। ये जितना भी सर ये पंखुड़ी है, इसमें बीच का पोखर है ये। जी जी। तो क्या लगता है इसको किस लिए बनाया गया रहा होगा? क्या सिर्फ खूबसूरती मात्र के लिए था या कुछ और विशेषता है इसकी? सर ये 108 पंखुड़ी वाला ये है, बहुत कम मिलता है ये तांत्रिक पद्धति के मानते हैं सर इसको। देवरानी मंदिर की अगर बात करें तो यह मंदिर मूलतः शिव मंदिर माना जाता है। वैसे तो इस मंदिर के अंदर कोई शिवलिंग प्राप्त नहीं हुआ है, पर फिर भी छोटे और महीन डिजाइनों से सुसज्जित यह मंदिर शिव मंदिर का ही प्रतिरूप समझा जाता है। पूर्व मुखी इस मंदिर के बाहर से जल निकासी की सुगम व्यवस्था है, जिससे यह समझा जा सकता है। अमूमन हर शिव मंदिर में जल निकासी की व्यवस्था की जाती है। इसी मंदिर में 4 बड़े स्तंभ हैं, जिन स्तंभों को मगरमच्छ के ऊपर बनाया गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यह प्रांगण कभी तालाब हुआ करता था। इसी तालाब के ऊपर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जिसकी वजह से अमूमन इस मंदिर में चारों तरफ सांपों का बसेरा हुआ करता था। और यही वजह है कि इन मंदिरों में सांपों के कई खोह प्राप्त हुए हैं। देवरानी मंदिर में गणेश की प्रतिमा और यहाँ के राजा की प्रतिमा भी पाया गया है। ये दोनों मूर्तियां हैं जय विजय द्वारपाल। ये द्वारपाल की मूर्तियां हैं, ये जय विजय। ऊपर देखेंगे बहुत सुंदर नक्काशी है, दरवाजे के पास फूलों का बेल बूटा बना हुआ है, अद्भुत एकदम। तो अभी ये मंदिर के सामने में ये अभी बैरियर लगा दिया गया, क्या अभी मंदिर तक नहीं जा सकते? नहीं सर, अनभिज्ञ लोग उसको नुकसान कर देते हैं, कलाकृति जो है उसको खरोच वरोच मार देते हैं, क्योंकि हल्का पत्थर है, पपड़ीदार ये पत्थर अपने आप खुद ही निकल रहे हैं, छूने से फिर और निकलता है। तो उसके बचाव के लिए सरकार ने कुछ विशेष कुछ नहीं किया क्या अब तक? करता है, उनका केमिकल ट्रीटमेंट उनका होता है, हर साल देख रेख होता है, पर आदमी छुए ना करके दूर से ही उसको गैप कर दिए हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ प्राचीन मंदिर है जो देखने लायक है, पर टूट गई है। तो क्या लगता है लोगों को यहाँ पे आना चाहिए? और आना चाहिए। ये उसमें मांगी पुन्नी में ना बहुत अच्छा मेला लगता है बोलते हैं यहाँ पे। तो आप ऑफ सीजन में आए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? ठीक है। क्या क्या देखे यहाँ पे? मंदिर हैं जितने सब। जैसा कि आप देख रहे हैं हम देवरानी मंदिर में स्थित हैं और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं बहुत दूर दूर से आए हुए हैं लोग और सैलानी अक्सर यहाँ पे आया करते हैं। हम इनसे ही जानते हैं कि उनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। अमूमन लोग यहाँ पे पिकनिक के रूप में पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, लेकिन चूंकि ये सारे आपके अध्यापकगण हैं, प्रोफेसर हैं, तो इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या कुछ खास यहाँ पे देखा है। तो सर बताएं आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? पहले तो अपना नाम बता दीजिए। नहीं पकड़ना। हाँ सर, मेरा नाम तो सत्यनारायण शाह है, क्योंकि हम लोग अभी बिलासपुर ट्रेनिंग में आए हैं। वैसे प्रॉपर सुकमा डिस्ट्रिक्ट से हैं। फिर उसके बाद यहाँ तो पहली बार वैसे आए, देखने को कुछ अजीब सा रहा, मन में देखने का काफ़ी उम्मीद था। जिस हिसाब से हमको यहाँ देखे उस हिसाब से थोड़ा सा व्यवस्था में थोड़ा सा कमी नज़र आया, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ अच्छी व्यवस्था हो सके जिससे पर्यटक लोग को सुविधा मिल सके। जी, तो जब वहाँ से आप लोग आए तो किस में आए सर आप लोग? हम लोग बिलासपुर से ऑटो में आए सर। ऑटो में आए, तो ऑटो क्या आपको यहाँ तक छोड़ा? जी बिल्कुल। तो आपको क्या कुछ लगा कि यहाँ पे सिटी बस होना चाहिए, आने जाने के लिए कुछ सुगम होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यह देखने लायक जगह है और काफ़ी मन को मोह लेता है, तो ऐसी जगह पे बिल्कुल सिटी बस की सुविधा होनी चाहिए। जी। तो हमारे साथ और कुछ लोग उपस्थित हैं। एक हमारे पास वयोवृद्ध व्यक्ति भी हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ पे क्या कुछ लग रहा है। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम केजुगिरी गोस्वामी। तो गोस्वामी जी ये बताएं कि आप यहाँ मंदिर में पहली बार आए हैं या पहले और कभी आना हो चुका है? यहाँ तो मैं बचपन से आ रहा हूँ। बचपन से आ रहे हैं। हाँ। तो सर इस मंदिर की खासियत के बारे में बताएं। बचपन की अगर हम बात करें तो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले कैसी स्थिति थी इस जगह की, और आज 60 साल बाद कैसा आपको लगता है यहाँ पे आके? जी पहले यहाँ तो एकदम कांटा बोर के झुंझाट बहुत बिहड़ रही, और बाद में फिर धीरे 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 यहाँ के प्रगति बढ़त गई। श्रीमद् भागवत करवई आसपास के गांव वाले, तो फिर धीरे धीरे यहाँ के प्रगति बढ़त गई। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, जब पहले आप आते थे आज से 50 साल पहले, तो यहाँ की स्थिति अगर हम बात करें, अभी ये ऊपर में टीन लग गया है, क्या पहले टीन था? पहले यहाँ पे आने में ज़्यादा अच्छा लगता था कि अब ज़्यादा अच्छा लगता है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। अब ज़्यादा रौनक और अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे यदि
एकर से और जैसे विकास के तरफ ध्यान दे ले तो बहुत अच्छा है। ताला गांव स्थित देवरानी मंदिर के बाजू से ही लगा हुआ जेठानी मंदिर भी है। यहाँ विशाल चट्टानों का संग्रह नजर आता है, जहाँ हर चट्टान में अनेकों प्रतिमाएं दृष्टित होती हैं। दक्षिण मुखी यह मंदिर रथ के आकार का बना हुआ है, जिसे हाथियों द्वारा खींचा जाता है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये हाथी है और हम खड़े हैं जेठानी मंदिर में। हमारे साथ गोस्वामी जी बने हुए हैं। गोस्वामी जी, ये देवरानी और जेठानी मंदिर, देवरानी के बारे में तो आपने बता दिया, जेठानी मंदिर की खासियत आप बताएं। ये किस ओर इसका मुख है, एंट्रेंस द्वार है, और ये हाथी के बारे में आप विशेष रूप से बताएं, क्या कुछ है ये? उस समय राजा महाराजा के तो हाथी के जो आकार दिखा थे वो दरवाजा पे है, और एक दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा दक्षिण दिशा में है और पश्चिम दिशा में भी दरवाज़ा है, और पूरब के तरफ यहाँ के जेठानी मंदिर में 3 दरवाजे हैं। मैं अपन समझ में आवा थे मोर विचार से कि देवों के जो रानी सती उस समय यहाँ भस्म होए है अपन पिता के यज्ञ में, ओकर जो जानकारी कुछ संक्षेप में रामायण के अंदर भी मिलते, वही प्रमाणित यहाँ के मंदिर में कुछ मिलत है जानकारी। टूटे फूटे इन हाथियों को बखूबी देखा और समझा जा सकता है, पर रथ को देखने के लिए पूरे मंदिर को चारों ओर से निहार कर समझना पड़ता है। यह मंदिर हमेशा से साधना करने का स्थान समझा जाता है। इस मंदिर की खुदाई में चट्टानों के साथ साथ देवी के सती होने की कहानी भी गढ़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पर विशाल मात्रा में अग्नि कुंड व राख भी प्राप्त हुआ था। वर्तमान में यह दृष्टि ओझल है। देवरानी मंदिर में ही प्राचीन काल के पुजारियों का शरण स्थान भी दृष्टि गोचर होता है। एक मूर्ति आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ये आधा ही मूर्ति है, इसका सर या कहें ऊपर का जो हिस्सा है वो नहीं है। इस मूर्ति के बारे में जानते हैं, हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ के केयर टेकर जी। बताइए सर, ये अधूरा कैसा है और किसकी मूर्ति है ये? सर ये नटराज शिव की मूर्ति है। ये खंडित अवस्था में तांडव नृत्य करने के टाइम का है ये है सर। ये देखिए, इसे जो पहनने का ये कपड़ा बना हुआ है बैगम्बर है, ये शेर का खाल है, ये शेर का चेहरा, ये देखिए कान है, आँख है, ये मुँह है, ये 2 पंजा है, और ये 2 पंजा है, ये पूँछ है। ये नटराज शिव की मूर्ति है ये जी। और ये बगल में जो ये लगा हुआ है स्तंभ टाइप का दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कहाँ पे है सर? ये स्तंभ है, ये खंभा है, ये बड़े बड़े मतलब ये पिलर है। इसमें तांत्रिकों का जैसे बड़े बड़े खोपड़ी वगैरह होता है सर, ये है तांत्रिक पद्धति की है। इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी प्रतिमा बनी हुई है, बहुत ही बारीक इसमें कारीगरी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ये तो तांत्रिक या शेरवेर टाइप का ही कुछ चिन्ह लग रहा है। ये किस टाइप का है सर? ये अगर देखें तो ये पूरा गेप बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या कुछ खास है इसमें? पहले ये करते थे सर कि जैसे हम लकड़ी में खांचा बनाते हैं ना, उसी पत्थर में बनाते हैं। आज भी उसमें एक दूसरे पत्थर में ऐसे जोड़ा गया है, क्योंकि पत्थर खींच के मत, हो सकता है उस टाइम में इसमें भी कुछ फंसाया रहा हो, कुछ मूर्ति उर्ति जी। तो ये एक्चुअल में ये मंदिर के कहाँ पे ये स्थापित है जो टूट के अभी इधर आ गया है? सर ये पूरा लदी हुई थी मूर्ति, जितना भी ये पत्थर और मूर्तियाँ हैं सर, ये मिट्टी से मतलब 88-89 में से खुदाई किया तो अंदर बाहर किए हैं इसको जी। जिस प्रकार संसार का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, वैसे ही जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। शरवपुरी राजाओं का यह भव्य मंदिर अपनी विशाल परंपरा, संस्कृति और धरोहर को संजोए हुए आज भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। समय और परिस्थिति की मार ने शरवपुरी राजवंश को समाप्त कर दिया और इसके साथ ही यह भव्य मंदिर भी विनाश के काल में समा गया। सर क्या वजह रही है? क्योंकि ये मंदिर अगर हम देखें बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही बड़े बड़े राजा रजवाड़ों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, उसकी देख रेख भी की गई, बहुत लंबे अरसे तक देख रेख किया गया और बहुत ही भव्य मंदिर है। क्या वजह रही सर कि आज इतना भव्य मंदिर, इतना प्राचीन मंदिर आज ऐसी दुर्दशा का शिकार हो रहा है? जी, आपको क्या लगता है? सर ये लगता है कि इस ज़माने में तो ठीक है भव्य था ये मंदिर, लेकिन इसका देख रेख करने वाला नहीं रह गया। तो ये प्राकृतिक आपदा कहें या फिर देख रेख के अभाव में कहें, ये दब चुका था। गिरने के बाद ये मिट्टी चढ़ गए, मिट्टी चढ़ने के बाद उसमें पेड़ उग गए, और ऐसे तो
और ये स्थल इस नाम से सर कि ये नदी किनारे के नाम से बनाया हो या फिर एक तालाब से सर खेत के रूप में आजकल बदल चुका है वो अक्सर बना। अच्छा ये है दक्षिण कोसा सरबपुर राजा जो थे इनका राजधानी शिरपुर है। अपने राजधानी के अंतर्गत कहीं पे भी उन लोग निर्माण करवा लेते थे। जी, तो जैसा कि हमें जानकारी हुई कि भाई यहाँ पे काफ़ी भव्य मंदिर है और इसकी प्राचीनता आज अगर हम बात करें बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लेकिन आज ये अपने अंतिम क्षण पे ये पहुंच चुका है। बहुत ही जर्जर स्थिति है इसकी। सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है इन सभी मूर्तियों को, ये प्राचीन धरोहरों को संरक्षण देने का, लेकिन फिर भी वो नाकाफ़ी हैं। आगे भी आपको ऐसे ही मंदिरों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे, अंदर की जानकारी से आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ ना मंदिर हैं, ये हमारी प्राचीन संस्कृति की द्योतक हैं। पर आज मानव सभ्यता ने अपने लगन और अथक प्रयास से इस विशाल परंपरा को बचाने का प्रयास किया है, जिसकी बदौलत यह मंदिर आज भी सर उठाए हुए सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आरजे रमझाझर के लिए विनय बांधड़े के साथ राजकुमार यादव की रिपोर्ट। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार कलेक्टर एसपी ने सुकमा में हुए शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कलेक्टर एसपी ने आपातकालीन सेवाओं में लगे सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के प्रति किया आभार व्यक्त। देखिए रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल एवं पुलिस अधीक्षक नीतू कमल ने सुकमा में शहीद हुए जवानों को मौन श्रद्धांजलि दिया। इस दौरान अपर कलेक्टर जोगेंद्र नायक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल, एसडीओपी सुभाष दास एवं अन्य पुलिस के अधिकारी एवं जवानगण उपस्थित रहे। सभी ने 2 मिनट का मौन धारण कर शहीद पुलिस जवानों एवं उनके परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट किए। गौरतलब बात है कि कल रात सुकमा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस के 17 जवान शहीद हो गए थे। कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने इस घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, यह बेहद दुखद घटना है। जिस प्रकार से हम 17 जवानों को खोए हैं, यह समाज का ही क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही धारा 144 के पालन एवं कोरोना वायरस की लड़ाई में लगे सभी आपातकालीन विभाग जैसे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व, नगरीय प्रशासन, पंचायत, मीडिया आदि के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रति भी आभार प्रकट किया। इसके साथ ही आगे भी इसी तरह से कोरोना की लड़ाई पर आप सबका सहयोग मिलता रहे, यह उन्होंने अपील किया। जिला पुलिस अधीक्षक नीतू कमल ने भी अपने 17 पुलिस जवानों को खोने के प्रति शोक प्रकट किया। उनके साथ ही पुलिस जवानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी के मेहनत से जिला में धारा 144 का परिपालन बहुत ही अच्छी तरह से किया जा रहा है। निश्चित ही आगे भी आप सभी का सहयोग ऐसा ही मिलता रहेगा। बलौदाबाजार से मनहरण बंजारी की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिल्हा के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार नगर भ्रमण कर अनचाहे दुकानों को बंद कराया जा रहा है। कुछ जरूरी दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानों को बंद कराने का प्रयास लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है। बावजूद इसके आज प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए लगभग 5:30 बजे तक अनचाहे दुकान खुले रहे। देखिए यह रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के बिल्हा ब्लॉक के अंतर्गत नगर पंचायत के ही अंदर में जो दुकानें खोलने हेतु उपयुक्त नहीं है, उन दुकानों को भी बिल्हा के कुछ व्यापारी खोलकर बैठे हुए थे, जबकि बिल्हा एसडीएम, पुलिस
प्रशासन, नगर पंचायत के सभी अधिकारी नगर भ्रमण कर सभी दुकानों जो कि नियम के अनुसार नहीं खोलना चाहिए था उसे बंद करवाए थे। लेकिन बिल्हा में पान ठेला, जूता चप्पल, हार्डवेयर की दुकान, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग दुकान, साइकिल स्टोर जैसे दुकान शाम को 5 से 6 बजे तक खुली रही। इन सभी दुकानों को नियमानुसार खुला रहना चाहिए था या फिर बंद रहना चाहिए, यह तो संबंधित अधिकारी ही बता पाएंगे। इतना ही नहीं, कुछ दुकानें तो सामने से शटर बंद कर पीछे अपना कारोबार दिन भर करते रहे। बिल्हा नगर पंचायत से 2 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत उमरिया में 100 से 200 की भीड़ में गुपचुप ठेला, पोल्ट्री फार्म जो मुर्गा काट कर बेच रहे थे, और उमरिया में हाट बाजार भी 100 से 200 की भीड़ में लगाया गया था। इन सभी बातों को लेकर संबंधित अधिकारी से बात करने पर बोला गया कि आज खबर लगा दीजिए, कल व्यवस्था को लेकर और बात करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन के नियमों का उल्लंघन कर जो दुकानें खोला जा रहा है उन पर संबंधित अधिकारी द्वारा किस प्रकार से समझाइश देकर दुकान बंद करवाया जाता है, या फिर स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। बिल्हा से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पंचतत्व में विलीन हुए वीर शहीद गीतराम राठिया का पूरे राजकीय ससम्मान के साथ हुआ शहीद जवान का अंतिम संस्कार। कलेक्टर यशवंत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने दी श्रद्धांजलि। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। सुकमा के मिनपा में 21 मार्च को नक्सली मुठभेड़ में अपने प्राणों की आहुति देकर शहीद हुए जिले के वीर सपूत एटीएफ के प्लाटून कमांडर गीतराम राठिया का आज उनके गृहग्राम सिघनपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर कलेक्टर श्री यशवंत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने वीर जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने कहा कि हम शहीद गीतराम राठिया की वीरता को नमन करते हैं। एक जवान के रूप में कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देकर वह अमर हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि वीर जवान गीतराम राठिया ने आने वाली पीढ़ी के सामने मिसाल कायम करते हुए देश सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इसके पूर्व वीर शहीद गीतराम राठिया का पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से ससम्मान रायगढ़ के जिंदल एयर स्ट्रिप लाया गया। जिंदल एयर स्ट्रिप में जिला पंचायत अधीक्षक निराकार पटेल, पुलिस विभाग के अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर वीर जवान की शहादत को नमन किया, जहां से पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रायगढ़ स्थित निवास विनोबा नगर लाया गया, जहां लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर उनकी बहादुरी को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात अंतिम संस्कार के लिए शहीद जवान के पार्थिव देह को उनके गृह ग्राम सिघनपुर ले जाया गया, जहां पूरे सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बड़े, बच्चे, जवान, महिलाओं सहित सभी ग्रामवासियों ने शहीद के अंतिम दर्शन किए। इसके उपरांत पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद गीतराम राठिया का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शहीद गीतराम राठिया अमर रहे के नारों के साथ पूरा मोहल्ला गुंजायमान हो गया। इस मौके पर आसपास के अंचल से भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने नक्सली हिंसा में शहीद जवानों को अर्पित की श्रद्धांजलि। परिजनों और साथियों से की मुलाकात। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर तैयार की गई डेडिकेटेड वेबसाइट, सभी विभागों के महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन होगा उपलब्ध।
भोपाल में जनता कर्फ्यू में खुले 5 रेस्टोरेंट, संचालकों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। विदेश से लौटे सभी लोगों को सरकार की अपील, हेल्पलाइन नंबर 104 पर फोन कर दर्ज कराएं जानकारी। कोरोना को लेकर भूपेश बघेल ने की घोषणा, छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में 31 मार्च तक रहेगा लॉकडाउन। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा जारी। 9 दिनों के लिए राज्य सरकार ने जनता कर्फ्यू को रखा बरकरार। इमरजेंसी सेवाएं रहेगी जारी, राशन, दवाई सहित जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। तमिलनाडु में यूट्यूब देखकर प्रेमिका की कराई डिलीवरी, बच्ची की गई जान, युवती भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही। पॉजिटिव रिपोर्ट वाली युवती की तबीयत में लगातार सुधार, रायपुर एम्स ने कोरोना वायरस पर शुरू की रिसर्च। कोरोना के खतरे के बीच राजनांदगांव में लॉकडाउन, विदेश से बड़ी संख्या में लौटे लोगों के इलाके को किया गया प्रतिबंधित। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में शराब दुकान 3 दिन, बस और सरकारी दफ्तर 31 मार्च तक बंद, आगे भी बढ़ सकती है तारीख। कोरोना को लेकर सोशल मीडिया की अफवाह पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अफवाह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई होगी कमजोर, सावधान। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर बाहर से लौटने वालों पर नजर, हर गांव में कराई जाएगी मितानिनों के द्वारा बुनियादी। सुकमा में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक नक्सली की मौत और कई जवान हुए घायल। रायपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे एहतियातन कदम, श्रम विभाग ने कर्मचारियों आदियों के वेतन, अवकाश एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था। रायपुर में प्रशासन के निर्देश के बाद भी व्यापारियों की मनमानी, कई दुकानें रही खुली, मौके पर पहुंच रही थी पुलिस।